थैंक यू आंचल जी। आवाज़ आ रही है हमारी आप लोगों को? आवाज़ आ रही है हमारी? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संख्या बहुत कम आ रही है। शुरू किया जाए, फिर संख्या आती जाती रहेगी। हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग बेलमेंट पढ़ रहे थे, बेलमेंट में पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि बेलमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है, क्या आवश्यक है। तो उसी में कुछ इसेंशियल्स जो हैं, आप लोगों को कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब जानना जरूरी है कि क्या किस स्टेप पे क्या इसेंशियल से आवश्यक चीज़ें हैं जिसके वजह से बेलमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या इट मे बी कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ फॉर्मेट विच हैज बीन अडॉप्टेड इन बेलमेंट। अगर किसी भी अगर इसेंशियल एलिमेंट की कमी है, डिलीवरी ऑपरेशन हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट की अब्सेंस है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के है, तो उस कंडीशन में जो है क्या बेलमेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बेलमेंट के लिए आप किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन या रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसके बारे में इसमें तीन जो है मुख्यतः तीन जो है आवश्यक तत्व हैं जिसका विद्यमान होना आवश्यक है बेलमेंट के लिए। पहला है डिलीवरी पोजीशन। ये इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में सेक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर सेक्शंस दिए हुए हैं। तो इसके प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए आप लोग उस सेक्शन के अनुसार जो है टॉपिक वाइज जो है उसको सेक्शन एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। पहला है डिलीवरी ऑफ पोजीशन। डिलीवरी ऑफ पोजीशन के अंतर्गत यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेलमेंट करना चाहता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं बेलमेंट के टॉपिक में सेक्शन 148 के अंतर्गत, कि एनी पर्सन यानी बेलर जो है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है?
हेलो, आवाज आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? कोई बताए। क्लियर आ रही है? ओके, अब क्लियर है। अब देख लीजिए एक बार पुनः आप लोग ओके करिए, फिर आगे हम टॉपिक डिस्कस करें। ओके ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें काफ़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आ गई है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन के अंतर्गत यह है कि कोई भी व्यक्ति बेलर, यानी जिसको हम क्या करते हैं, हु हैव बीन बेल्ड, यानी कि डिलीवर प्रॉपर्टी टू द बेल, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई सामान अपना क्या करता है फॉर सम पर्पज, ठीक है, विद कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे व्यक्ति को देता है कि आप जो है ये हमारा सामान इस उद्देश्य के लिए इतने दिन के लिए रख लीजिए, दैट इज ए बेलमेंट। जैसे हमने कई उदाहरण दिए, घड़ी बनाने के लिए जब आप देते हैं तो सच काइंड ऑफ दैट टाइम ही इज ए पजेसर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यानी जो घड़ी है उसका ओनर जो है रिपेयर करने वाला हो जाता है। आप उस पर्पज क्या है आपका, रिपेयर कराना है, ठीक है, घड़ी को रिपेयर कराना पर्पज है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप देते हो कि मैं घड़ी को बनाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन में जब हम देखेंगे कि इसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक है कि डिलीवरी दो तरीके से होती है, ध्यान रखिएगा। डिलीवरी ऑफ पोजीशन में एक जो है, एक बेलर बेली को क्या करता है, अपना गुड्स देता है, सामान जो है बेली को देता है कि ये सामान है। जैसे मान लीजिए बेली एक घड़ी बनाने वाला मैकेनिक है, उस कंडीशन में वो मैकेनिक को देता है बेली को कि ये हमारा घड़ी रिपेयर कर दीजिए, यानी पर्पज क्या है, रिपेयर करना है, ठीक। तो बेलर डिलीवर करता है, बेली को अपना सामान देता है। अब इसमें दो तरीके हैं, एक एक्चुअल पोजीशन माना जाता है, एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन माना जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल पोजीशन में क्या है, एक्चुअल पोजीशन में यह है कि हम जो है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन का मतलब यह है कि हम स्वतः ही अपनी घड़ी को ले जाकर उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है, स्वतः ही उसको ले जाकर डिलीवर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, आप इसको बना दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हम उसको डिलीवर करते हैं, हमारे राइट्स और ड्यूटी, यानी बेलर के राइट और बेलर के ड्यूटी दोनों एराइज हो जाते हैं। उसी तरह बेली के भी राइट्स एंड बेली के ड्यूटी एराइज हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी जिस दिन हम उस गुड्स का डिलीवरी कर देते हैं, पोजीशन में दे देते हैं, उसी दिन से हम दोनों के राइट्स एराइज हो जाते हैं। देयर आफ्टर हम देखते हैं कि अब इसमें दो तरीके के डिलीवरी माना जा रहा है कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन है कि कंस्ट्रक्टिव है। इट मीन्स सच थिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हम जो है एक चेयर है हमारी, ठीक है, और एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टूर पे जाना है, घूमने जाना है, तो या कोई चेयर है, मैं अपना अगर सामान खाली कर रहा हूँ, मकान खाली करूँगा, तो अपना कुछ चेयर या सामान जो है क्या करूँगा, कहूँगा कि ये रूम जो है सारे रूम खाली कर दो, एक स्टोर रूम में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस स्टोर रूम को का ताला बंद कर देता हूँ, ताला बंद करके और क्या करता हूँ, चाबी जो है मैं किसको दे देता हूँ, बेली को देता हूँ। मैं बेलर हूँ, अपने सारे सामान का ताला बंद करके और चाबी उसकी मैं बेली को दे के जाता हूँ कि भैया उसमें हमारा सामान पड़ा है, चेयर फर्नीचर और सब जो भी सामान है उसमें पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी देखभाल आप ही के संरक्षण में रहेगी जितने दिन तक मैं लौट के
नाउन। ठीक, ये क्या है, यानी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन माना जाएगा, इसलिए बिकॉज देयर वाज नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन हैज बीन गिवन टू द बेली, यानी बेली को एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन हुआ नहीं। क्या हुआ, केवल वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन के अंतर्गत, यानी वो एक्चुअल पोजीशन किसके अभी भी है, एक्चुअल पोजीशन यानी परमिशंस ऑफ द बेलर, आज भी वो सारे सामान पड़े हुए हैं, बट द की इज गिवन टू द बेली, यानी बेली को वो चाबी दे दी गई है कि आप जो है इसका देख रेख करिएगा। तो इट मीन्स अ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, यानी कहने का सिर्फ एक ही आशय है कि डिलीवरी पोजीशन, ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम से कुर्सी और सारा सामान ले आके उसके यहाँ नहीं रखा तो कैसे मान लिया जाएगा कि डिलीवरी नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन में भी कंसीडर्ड अंडर द बेलमेंट। ठीक है, जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत ये माना जाएगा कि ये बेलमेंट के अंतर्गत आएगा और उपनिधान के अंतर्गत आएगा, और इस तरह के अगर डिलीवरी होते हैं तो वो पोजीशन मान लिया जाएगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा अंतर और बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज डिफरेंट से बिटवीन कस्टडी एंड बेलमेंट। अब इसमें दो जो एक्चुअल पोजीशन रहती है, कस्टडी जो होता है कि देर डिलीवरी नहीं होता है, सामान जो है, यानी एक्चुअल पोजीशन जो होता है, कस्टडी किसी भी चीज़ की कस्टडी जो है दो तरीके से होती है, या तो स्वयं से ले ली जाती है, ठीक है, या उनको इंडिकेट किया जाता है। एक्चुअल डिलीवरी या पोजीशन नहीं माना जाता, उसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है, स्वयं से ले ली जाती है, यानी कस्टडी। जैसे मान लीजिए पुलिस ने कोई सामान पाया, ठीक है, या अवैध किसी सामान को पाया, वो कस्टडी में ले ली, एक ये उदाहरण हो गया। ठीक है, तो वो ले लिया जाता है विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। इट इज नो नीड टू फ्रीली डिलीवर दैट प्रॉपर्टी टू दैट सच पर्सन, सच अथॉरिटी कंसर्न, यानी उस अथॉरिटी कंसर्न को या पर्सन को उस डिलीवरी की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः में ही ले ली जाती है या मान ली जाती है। एक दूसरा होता है जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन के अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर रूम देते हैं, ठीक, और उस पर्टिकुलर रूम में उसको मतलब कहते हैं कि आप इसमें रहिए। तो जब तक वो गेस्ट रहते हैं तब तक एवरीथिंग्स विच हैज़ बीन अटैच्ड इन द रूम, यानी जो भी वस्तु उस रूम में उपस्थित है या रखी गई है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गई, दीवार पे लगे फोटो हो गए, घड़ी हो गई, जो भी थिंग, एवरीथिंग अगर है तो वो माना जाएगा कि वो गेस्ट रूम में है, गेस्ट के पास है, यानी कस्टडी किसकी मानी जाएगी, गेस्ट के पास। उसमें डिलीवर नहीं किया गया, ध्यान, उसमें डिलीवरी उसमें नहीं हुआ, केवल उनको बता दिया गया है कि दैट थिंग्स यू मे स्टे हियर, यानी आप जो है इस यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और इस मतलब रूम का आपका पूरा वो रहेगा, आप देखते रहिए, इसी में आराम करिए। यानी वो जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, वो सब उनके कस्टडी में माना जाएगा, ठीक है, बेलमेंट नहीं माना जाएगा, वो कस्टडी में माना जाएगा। ठीक, कहने है कि डिलीवरी या पोजीशन इज अ बेसिक क्वालिटी या बेसिक एसेंशियल्स ऑफ द बेलमेंट, जबकि कस्टडी में ऐसा नहीं है, आप फ्रीली डिलीवरी या पोजीशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती वाला डिलीवरी या पोजीशन नहीं होना चाहिए, ठीक, तो उसके अंतर्गत उसको माना जाएगा, और इनमें ये दोनों डिफरेंसेस माने गए। दूसरी चीज हम हैं तो सेक्शन 149 में अब डिलीवरी कैसे मेड होगी, कैसे माना जाएगा डिलीवरी, हमने दो तरीके बताए, एक एक्चुअल डिलीवरी, कस्टडी डिलीवरी। अब डिलीवरी में क्या है कि एक व्यक्ति या तो स्वयं के जाके सामान दे दे, या किसी माध्यम से दे दे, या डायरेक्टली इम्प्लाइडली उसको इंडिकेट कर दे कि सच थिंग्स इज बिलोंग टू यू फॉर सम टाइम व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम द टूर, यानी जब तक मैं सामान से न मतलब टूर से ना आ जाऊं तब तक आपके वो पोजीशन में रहेगा, ऐसा हम कह के चले जाते हैं। तो ये हो गया डिलीवरी ऑफ पोजीशन, इसमें 149 आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ इसमें, दूसरा जो सबसे मुख्य इसेंशियल्स है
कि डिलीवरी शुड बी मेड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डिलीवरी होनी चाहिए। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि जब हम उनको चाबी दे के जाते हैं या कोई सामान देते हैं, घड़ी बनाने के देते हैं, तो हम तो कोई लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, ये प्रश्न आता है। तो इसमें ये माना जाता है कि रिटेन आर ओरल, दो तरीके से आप मान लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी डिलीवरी ऑफ पोजेशन शुड बी मेड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी अगर आप डिलीवरी करेंगे तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। आप देखिए इसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप घड़ी रिपेयर कराने गए तो आप जैसे ही घड़ी देंगे वैसे वो एक पर्ची पर पूरा नोट करेगा कि कौन सी घड़ी है, कौन क्या क्या है, उसके इसेंशियल्स हैं, सब वो पर्ची पे नोट करके आपका नाम लिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको वो स्लिप दे देगा, स्लिप देगा एक, कि मैं आपकी घड़ी लिया हूँ। किसके लिए? फॉर रिपेयर लिखेगा, उसमें पर्पज भी लिख देगा कि रिपेयर के लिए। तो यानी ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के सारे दो कॉम्पिटेंट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घड़ी को उस दुकानदार को, रिपेयर करने वाले को देता है। रिपेयर करने वाला क्या करता है कि एक लिखित पर्ची बना के कि इनका सामान ये चीज़ें हैं, आज फला दिनांक को, और हमें रिपेयर करने, और जो घड़ी बनाने के लिए दे रहा है वो बेलर है। ठीक है, तो दे देता है, तो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। हम सामान्य व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप लॉन्ड्री में जाएंगे, जैसे अपना कपड़ा देते हैं, तो वहां भी एक पर्ची बना के दे दी जाती है कि ये कपड़े हैं और इसके क्लीनिंग चार्जेस जो हैं इतने रुपए हैं। अब उसके अंतर्गत आपको जो है वो पर्ची मिल जाती है। यानी दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, आपसे और वो लॉन्ड्री वाले से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपका ये सामान है, इसको धुल के इस डेट को देना है, आज दिया है आपने, और इसका इतना चार्जेज है। तो एक तरह से रिटेन, इट में बी ओरल। अब उसी पर्ची के बेस पे मान लीजिए इन केस भगवान न करे अगर कोई कोट पैंट दिए आप लॉन्ड्री में धुलने के लिए, जल गया, फट गया, सड़ गया, चूहा काट दिया, कुछ भी हुआ, लेकिन उस पर्ची के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जो है मैं इनको धुलने के लिए दिया लॉन्ड्री में, और ये क्या किया, हमारा कोट पैंट खराब कर दिए हैं जिसकी कीमत 5,000, 10,000, 50,000 रुपए थी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे कि इन्होंने सर्विस जो है अच्छी नहीं दी है हमें। इट मे बी फाइल अ सूट और इट मे बी फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, इनकी सर्विस के कारण हमारा इतना नुकसान हो गया, ये सारी चीज़ें करके आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न। इसी तरह घड़ी वाले का अगर उदाहरण हम ले लेते हैं आपके सामने, तो घड़ी वाले का भी सेम उदाहरण है कि अगर कोई घड़ी वाला कहता है कि नहीं, ऐसा है कि वो घड़ी बनाता नहीं है या उसके यहाँ से चोरी हो जाती है घड़ी, उस कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, इन्होंने हमारी घड़ी को ऐसे चोरी करा दिया, वो करा दिया, तो इसके लिए हमें कंपनसेशन दे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब वो कंपनसेशन के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वही है कि जो आपको स्लिप मिलती है उसी को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत यानी डिलीवरी शुड बी मेड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी डिलीवरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होगी। तीसरा जो पॉइंट है, इसेंशियल एलिमेंट है, पहला है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, दूसरा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन शुड बी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है डिलीवरी शुड बी अपॉन सम पर्पज। तीसरा जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन का है वो है कि कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए आपका। बिना उद्देश्य के आप कोई भी सामान उसको नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ये सामान जो कोई घड़ी ही उदाहरण ले लीजिए, या कपड़ा ले लीजिए, या कोई भी सर्विस ले लीजिए
जाते हैं, देते हैं, कहते हैं कि अपना जो है ये सामान है और ये इस उद्देश्य के लिए मैं आपके पास दे रहा हूँ, ये पर्पज जरूर आप बताते हैं। यानी अगर आपको कपड़ा नहीं धुलवाना हो तो कपड़े वाले के पास अपने कपड़े क्यों ले जाएंगे? पर्पज नहीं है। यानी आपको कपड़े ले जाके लॉन्ड्री वाले के पास देने का उद्देश्य ही मान लिया जाएगा कि आप धुलने के लिए दिए हैं। अगर बिना घड़ी खराब हुए आप किसी घड़ी वाले के पास जाके और कहते हैं घड़ी रख लीजिए, तो क्या होगा? वहां पर घड़ी रख लीजिए, दो पर्पज हो सकते हैं। वहां ये भी कहते हैं कि इसको बेच दीजिएगा, तो यानी पर्पज वहां भी है, अपने राइट को डिलीवर कर रहे हैं और पर्पज वहां भी है और कहते हैं कि नहीं इसको भेज दीजिए। उस कारण भी हम मानते हैं कि डिलीवरी जो है उसका कुछ ना कुछ पर्पज है, उसके अंतर्गत आप उस कार्य को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसके आगे जो टॉपिक आएगा है, आप लोगों को डिस्कस करना है ड्यूटी ऑफ बेलर, यानी उपनिधाता, उपनिधाता ही बोलेंगे ना, बेलर की ड्यूटी क्या क्या है, इसी तरह बेली की ड्यूटी क्या क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप इसमें सेक्शन कनेक्टिविटी देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसमें लाइन से सेक्शन आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग पार्ट से सेक्शन लिए जाते हैं और उसमें मतलब सीक्वेंस से नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ड्यूटी ऑफ बेलर कहाँ कहाँ है, ड्यूटी ऑफ बेली कहाँ कहाँ है, राइट ऑफ बेलर क्या क्या है, राइट ऑफ बेली क्या क्या है। इनके लिए अगर हमें सूट फाइल करना है तो कहाँ होगा, किस सेक्शन के अंतर्गत होगा, ठीक है, राइट टू सूट, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है ड्यूटी ऑफ बेलर। ड्यूटी ऑफ बेलर के अंतर्गत, उपनिधाता के अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 150 के अंतर्गत ड्यूटी ऑफ बेलर में दो चीज़ें होती हैं। बेलर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ग्रेच्युटोरियस बेलर्स, यानी जो कंपनसेशन के आधार पर किसी चीज़ का बेलमेंट करें, यानी जो क्या है वो ये करते हैं कि अपने सामान को किसी पर्पज के लिए रखते हैं और उससे कोई कंपनसेशन प्राप्त करते हैं। पहला हो गया ग्रेच्युटोरियस बेलर, GRATUITOSE, ग्रेच्युटोरियस बेलर, और दूसरा है बेलर फॉर रिवार्ड, बेलर फॉर रिवार्ड, बेलर फॉर रिवार्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम कोई सामान जो है, जैसे हम घड़ी का ही उदाहरण दे रहे हैं, तो विदाउट, अगर हम किसी व्यक्ति को अपना सामान देखने के लिए कह के जाते हैं, अपना कुर्सी चेयर देखने के लिए कह के जाते हैं, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि भैया ये सामान देखे रहिएगा और हम आएंगे तो फिर ले लेंगे, ठीक। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये नहीं फिक्स है कि नहीं हम आपको इतना पैसा देंगे और इतना कंसिडरेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक इम्प्लाइडली फेथ है, पर्पज है, विश्वास है, बातचीत है, इस वजह से हम उनको आपको ये सामान सौंप रहे हैं और आप इसकी देखरेख करेंगे। देयर इज़ नो अमाउंट फिक्स फॉर द रिवार्ड, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करेगा कि मैं आपको पैसा दूंगा, कोई पैसा दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरी स्वेच्छा पर, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मैं आप उसके कंपनसेशन के हकदार होंगे। यानी विदाउट एनी चार्ज जो है हम आपको देते हैं, ठीक। और इसको चीजें होती है तो लेकिन जब हम दूसरा पढ़ते हैं बेल और रिवार्ड की बात जब हम करते हैं तो इसमें ये आता है कि अगर कोई कार्य अच्छा होता है, कोई आता है, तो हम रिवार्ड, उपहार के रूप में आपको कुछ दे सकते हैं, ये मान के चला जाता है और उस कंडीशन में दे जाता है कि हमने उनको उपहार के रूप में क्या दिया, कुछ भी दे दिया। देयर इज नो चार्जेस हैज बीन फिक्स्ड फॉर देयर ड्यूटी, यानी उनके चार्ज के लिए, कोई ड्यूटी के लिए कोई भी पैसा कंपनसेशन फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये बेलर के दो प्रकार के ड्यूटीज हैं। पहला ग्रेच्युटोरियस बेलर और
बेलर फॉर रिवार्ड। अब इसमें जो है हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है, अब बेलर के ड्यूटी है वो सिर्फ यही है अपने सामान का क्या करता है, डिलीवरी करेगा, और जब डिलीवरी करेगा तो उसको दो चीजों की उम्मीद रखेगा कि मैंने सामान रखा था और इनका दायित्व है, यानी बेलर का ड्यूटी है कि वो हम जो रखे थे या तो उसका हम पारिश्रमिक देते हैं, ये करते हैं कि रिवार्ड दें। तो ये बेली अपेक्षा करेगा बेलर से, यानी बेलर की ड्यूटी है कि दो कंडीशन, या तो रिवार्ड दे दे या कुछ उसका रिन्यूमरेशन दे दे, ठीक है। लेकिन ये ड्यूटी जो है बाउंड नहीं है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक। इसी तरह हम करेंगे ड्यूटी ऑफ बेली। ड्यूटी ऑफ बेली, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है लोगों को ड्यूटी ऑफ बेली। ये है सेक्शन 150 आवाज आ रही है 151 एंड 152 के अंतर्गत है बेली की ड्यूटी क्या क्या हो सकती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। बेली की जो ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, रीजनेबल केयर, यानी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अब क्लियर हो गया है? अब क्लियर आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम जो है बेली ड्यूटी ऑफ बेली के अंतर्गत सेक्शन 151 एंड 152 देखेंगे, जिसके अंतर्गत ये माना जाएगा कि बेली का जो है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ठीक, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर के अंतर्गत देखेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि बेली जो है वो अगर कोई बेलर जो है सामान अपना देता है, कोई भी वस्तु ये करता है कि उसको कहता है कि आप जो है इसको होल्ड करिएगा, आप अपने पास रखे रहिएगा, अपने पोजीशन में रखे रहिएगा जब तक कि मैं ना आ जाऊं, और उसके बाद जो है आप मुझे डिलीवर कर दीजिएगा। तो अब वहां पे क्या होगा, बेली की कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटी होगी। यानी पहली ड्यूटी क्या है कि वो होल्ड, उस वस्तु को क्या करेगा, बेली जो है सामान होगा, जो भी वस्तु होगी उसको होल्ड करेगा, यानी अपने पोजीशन में लेगा। देयर आफ्टर इट इज रीजनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली कि उसका टेक केयर, सबसे बड़ा जो ड्यूटी है बेली की यही होती है कि वो तरीके से उसकी अच्छा की ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सामान दिया, घड़ी दिया, उठा के कार में फेंक दिया, ऐसा नहीं। वो जहां एक फिक्स स्थान है जहां से वो घड़ी बनाता है या जहां पर घड़ी रखता है, वहां पे वो रख देगा और कहेगा कि यहाँ से जो है इसको हम बनाएंगे, और इसके अंतर्गत एक कार्य करता है।
और उसको देखता रहेगा कि किसी प्रकार से कोई वस्तु से टक्कर ना हो जाए या किसी प्रकार की डैमेज ना हो जाए, तो प्रॉपर ड्यूटी टू रीजनेबल केयर की जो है वो बेली को रहेगी। यानी अगर वो पोजीशन में ले रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है उस सामान को, तो उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो बेली की मानी जाएगी। दूसरा है नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 154 लिखते जाइएगा। सेक्शन 154 के अंतर्गत ये कहा गया है कि उस वस्तु को वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ द बेलर, जो जिसको ये डिफाइन कर दिया जाए, मान लिया जाए कि ये अनऑथराइज्ड यूज है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है घड़ी बनाने वाले को घड़ी दे दिए, ठीक है। अब वो क्या किया, घड़ी बना दिया, घड़ी बना के रखा है, और एक उसका मित्र आया कि भैया ऐसा है, मुझे एग्जाम देने जाना है या कहीं जाना है, आप जो है घड़ी दे दीजिए हमको, ठीक। वो घड़ी लेके चला जाता है। अब वो घड़ी लेके चला गया, अब ये क्या माना जाएगा कि यानी विदाउट द परमिशन ऑफ द बेलर, आप जो है बेली को ये राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को वो सामान दे दे। अंडर कस्टडी, अपने कस्टडी के अंतर्गत रखते हुए वो किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है, विदाउट द प्रीवियस परमिशन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द बेलर। अगर बेलर से वो नहीं लिया है तो अगर इस तरह का करता है तो उस कंडीशन में मान लिया जाता है कि वह बेली जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी अनऑथराइज्ड यूज के लिए दे रहा है। और उस कंडीशन में देखते हैं कि अगर वो कहीं भी ले जाता है या कहीं भी यूज करता है, घड़ी ले लेता है, किसी भी व्यक्ति को दे देता है, तो वो माना जाएगा कि अनऑथराइज्ड यूज किया जा रहा है। हमारी घड़ी को किसी रिपेयर करने वाले ने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है, जो यूज कर रहा है उसको अनऑथराइज्ड यूज के रूप में माना जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण हम आपको व्यवहारिक उदाहरण देते हैं जिससे कि आप लोगों को चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि हम अपने कोट पैंट को दिए हैं धुलने के लिए, और उसके अंतर्गत के मान लिया जाए कि आप जो है कोट पैंट दिए हैं, धुल के रखा है, उसका मित्र परिचित कोई आया, उसने कहा कि भैया हमें शादी में जाना है, फला जगह जाना है, एक कोट पैंट हो तो दे दो, और वो कोट पैंट दे देता है। इन केस अगर मान लीजिए कि अगर वो दे देता है तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि अनऑथराइज्ड यूज है, यानी विदाउट परमिशन ऑफ द बेलर जो है, बेली ने उस कोट पैंट को फला व्यक्ति को दे दिया जो पहन लिया है। अब एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, इसके आगे की कहानी ये है कि अगर मैं जानता हूं कि ये मेरा कोट पैंट तीसरा व्यक्ति पहना है जो मैंने लॉन्ड्री में दे के आया हूं धुलने के लिए, तो क्या हम वहां पर ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा है कि आप जो है ये हमारा कोट पैंट है, आप कहां से पा गए, आप हमारा कोट पैंट निकाल दीजिए, या आप हमारी घड़ी दे दीजिए, आप कहां से पा गए। और हम क्या करते हैं, उसे जबरदस्ती ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा कि मैं राइट पोजीशन लिया हूं? नहीं, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं राइट पोजीशन नहीं लिया हूं। मैं जिस व्यक्ति को पोजीशन डिलीवर किया था उसी व्यक्ति से मुझे पोजीशन लेने का अधिकार है, भला ही वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास हमारी वस्तु है, हमारी घड़ी है, हमारा कोट पैंट है, अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि हम जो है अपने जिसको डिलीवर यानी बेली से क्लेम कर सकते हैं कि आप जो है अपनी ड्यूटी में ब्रीच किए हैं और अनऑथराइज्ड पर्सन को सेक्शन 154 के अंतर्गत अनऑथराइज्ड पर्सन को आप जो है दे दिए हैं हमारी वस्तु, जो इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हुए आपने ऐसा कार्य किया है। तो इस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि राइट टू बेली, ड्यूटी ऑफ बेली जो है ये कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड यूज के लिए देके और अपने ड्यूटी से क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है।
तीसरा जो है, और इसी कंडीशन में 153 में इस आधार पर उसकी ड्यूटी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और बेलमेंट जो है इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और उसका बेलमेंट का राइट भी टर्मिनेट हो जाएगा। जो बेलमेंट के राइट के अंतर्गत वो पोजीशन पाया था, वो बेलमेंट का राइट भी टर्मिनेट माना जाएगा बेली के पास से, और वो उस कंडीशन का क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंट यूज करने के कारण वो ब्रीच माना जाएगा और वो कंडीशन टूट जाएगी। उसी आधार पर आप उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हो, और ये माना जाएगा कि ड्यूटी जो है प्रॉपर नहीं की गई, यानी जो ड्यूटी बेली की थी उसने प्रॉपर नहीं किया, उसने अनऑथराइज्ड व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दिया, ठीक। तीसरा है ड्यूटी नॉट टू मिक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई सामान दिया है तो हमारे सामान का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं कोड पॉइंट लेके जाता हूं तो उसमें सीरियल नंबर टैग कर देते हैं कि फला व्यक्ति 21, 23 सीरियल नंबर, और रसीद पे लिख देंगे 21, 23, इस तरह से रसीद पे लिख देते हैं कि इनका जो है, जो सीरियल नंबर 21 पे है उस पे इनका कोड पॉइंट है। या घड़ी में एक फ्लैग लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि नाम लिख देते हैं या नंबर लिख देते हैं और दे देते हैं कि नहीं ये आपका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामान को सेपरेट रखा जाना चाहिए। अगर मैं बेल कर रहा हूँ, बेलमेंट कर रहा हूँ, अपना सामान डिलीवर कर रहा हूँ, पोजीशन में दे रहा हूँ आपके, तो बेली की ये ड्यूटी है कि हमारे सामान को किसी और व्यक्ति के सामान के साथ मिक्स न करे, हमारा सामान सेपरेट होना चाहिए। अगर सेपरेट नहीं होगा तो मैं ये मान लूंगा कि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, और जो बेली की ड्यूटी थी उसने ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है। ये सेक्शन 155 से 157 के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, ड्यूटी नॉट टू मिक्स, यानी एक सामान को, हमारे सामान को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपकी ड्यूटी का ब्रीच माना जाता। पांचवा जो ड्यूटी टू रिटर्न, चौथा जो है ड्यूटी, बेली की ड्यूटी जो है कि अगर मैंने कोई सामान, कोई वस्तु अगर आपको बेलमेंट में दिया है तो बेली की ड्यूटी है कि उस वस्तु को, उस सामान को क्या करे, वापस कर दे, प्रॉपरली उसको रिटर्न कर दे जिसका लिया है। यानी बेलर को, बेली की ड्यूटी है कि आफ्टर एक्म्प्लिश ऑफ द पर्पज, ध्यान रखिएगा, आफ्टर एक्म्प्लिश ऑफ द पर्पज द गुड्स आर एनीथिंग विच हैज बीन होल्ड बाय द बेली इट मस्ट बी रिटर्नेड टू द बेलर। यानी बेलर को ऑटोमेटिक रिटर्न करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाए आफ्टर एक्म्प्लिश ऑफ द पर्पज, यानी उसका उद्देश्य सॉल्व होने के बाद, ठीक। ऐसा नहीं कि अरे नहीं हम रिटर्न नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी जो अगला ड्यूटी है कि आप जस्ट 30 नहीं करेंगे, यानी बेलर की ड्यूटी है कि जस्ट 30, यानी ये नहीं क्लेम करेंगे कि ये आपकी वस्तु न होके किसी तीसरे व्यक्ति की वस्तु है, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। यानी ये ड्यूटी है बेलर की कि जिस व्यक्ति बेली की कि बेलर का अगर सामान है तो बेलर को वापस कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप काउंटर क्लेम करते हुए और कहें कि नहीं ये आपका सामान न होके किसी तीसरे व्यक्ति का सामान है, तो आप ये सेक्शन 166 जस्ट 30 के अंतर्गत नहीं क्लेम कर सकते, और उस व्यक्ति को आपको वो सामान वापस करना ही करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। और जो लास्ट पर्पज है, ड्यूटी है बेली की, यानी 6 ड्यूटियां हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा। बेली की जो लास्ट ड्यूटी है कि ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज। अगर मान लीजिए कोई सामान या वस्तु उसके रखी है कब्जे में, इनकेस वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें कुछ नया हो जाता है, कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उस सामान को वापस करने के साथ साथ, यानी बेली की ड्यूटी है कि जो भी उस वस्तु को वापस कर रहा है उसके साथ साथ जो भी इंक्रीमेंट हुआ है,
यानी जो भी उसमें बढ़ोतरी हुई है उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको उसी कंडीशन के आधार पर उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये है बेली की ड्यूटी, यानी बेली की ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। बेली की ड्यूटी है कि ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, सेक्शन 154, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट, सेक्शन 153, ड्यूटी नॉट टू मिक्स, यानी एक बेल गुड्स को दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते, सेक्शन 155 से 157, ड्यूटी टू रिटर्न, यानी ड्यूटी टू रिटर्न जो है सेक्शन 160 से 161, ये किसका राइट है? रिटर्न, ड्यूटी टू रिटर्न बेली का राइट है कि बेलर के सामान को वापस करे, सेक्शन 160 से 161 तक। उसके बाद ड्यूटी नॉट टू सेटअप जस्ट 30, यानी कोई भी ड्यूटी नॉट टू सेट अप जस्ट 30, ये लैटिन वर्ड है, इट मीन्स नो थर्ड पर्सन, द गुड्स कैन नॉट बी क्लेम एज ए थर्ड पर्सन, यानी तीसरे व्यक्ति के समान के रूप में इसको क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये सेक्शन 166 के अंतर्गत आता है, यानी अगर मैं बेलर हूं तो मैंने बेलमेंट में गुड्स दिया है तो मुझे वापस होना चाहिए। बेली की ये ड्यूटी नहीं कि वो क्लेम करे कि अरे ये तो आपका नहीं है, ये तीसरे व्यक्ति का है, आपको क्यों दे दूं, मैं उसी को दूंगा, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर वो व्यक्ति डिलीवर किया है, पोजीशन ऑफ डिलीवरी दिया है, तो वस्तु किसी की भी हो उसी व्यक्ति को आप दे सकते हैं, उसी व्यक्ति को आप देंगे। और जो लास्ट है 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट ड्यूटी जो है, छठी वाली ड्यूटी है ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीमेंट, यानी अगर उस गुड्स में सामान में कोई भी इंक्रीमेंट होता है, जिस भी प्रकार का इंक्रीमेंट है, तो वो आप उसके बढ़े हुए भाग को वापस करने के लिए बाध्य हैं। ये है बेली की ड्यूटी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो है राइट क्या क्या हैं, बेली के राइट क्या क्या हैं। बेली के राइट जो हैं, ये बेली की ड्यूटी हो गई। अब बेली के राइट हैं, राइट टू कंपनसेशन, ठीक है, राइट टू कंपनसेशन। पहला 164 के अंतर्गत, सेक्शन 164 के अंतर्गत अगर व्यक्ति जो है कोई अगर मान लीजिए डैमेजेस हो जाता है, बेलर के जो राइट्स होते हैं उसके अंतर्गत अगर कोई डैमेजेस होता है, मतलब कोई क्षति हो जाती है उस वस्तु को रखने से, यानी बेलर के सामान को अगर बेली अपने यहाँ रखता है, अगर किसी प्रकार की क्षति हुई या कुछ हुआ तो उसके लिए वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, राइट्स ऑफ बेली के अंतर्गत 164 के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा जो राइट है, राइट टू एक्सपेंसेस आर रिम्यूनरेशन, यानी अपना पारिश्रमिक या जो उसके रख रखाव में खर्चा हुआ है, यानी उस वस्तु को, बेलर की सामान को रखने में जो भी खर्चा हुआ है या मैंने जो उसको रिपेयर किया है, जो मेरा पारिश्रमिक है वो मुझे मिल जाना चाहिए। ये किसके राइट्स है? ये बेली के राइट है। किससे डिमांड करेगा? बेलर से। बेलर से वो डिमांड करेगा बेली कि हमें कंपनसेशन मिल जाना चाहिए और हमें जो भी एक्सपेंसेज हुए हैं उस आपकी वस्तु को रखने में या जो भी हमारा पारिश्रमिक है वो हमको मिल जाना चाहिए। राइट ऑफ लेन, धारणाधिकार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाता है व्हाट इज राइट इन लेन, राइट ऑफ लेन। लेन धारणाधिकार, यानी धारणाधिकार यानी किसी भी वस्तु को धारण करने का जो अधिकार, यानी पोजीशन को प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जब डिलीवरी या पोजीशन होता है और बेलर द्वारा कोई भी वस्तु की बेली को दी जाती है, तो अगर उसको ये वस्तु होल्ड करने का राइट नहीं रहेगा तो कोई भी डिलीवरी लेगा ही नहीं। यानी राइट ऑफ लेन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम अपनी घड़ी एक नाबालिग बच्चे को दे के आ जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि अपने पिताजी से कह देना
कि ये इसको बना देंगे, वो पर्ची भी काट के दे देता है, तो क्या उस कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हैं? अगर पर्ची मान लीजिए न दे, व्यवहारिक रूप से पर्ची न दे, तो आप क्लेम कर सकते हैं। यानी उस बच्चे को बैठा वाला ही था, लेकिन उसको होल्ड करने का अधिकार नहीं है, यानी घड़ी को लेने का अधिकार नहीं है। घड़ी लेने का अधिकार किसका है? उसके पिताजी को है। ठीक है, अब उनके साथ भाई वो बैठाए थे, क्या किए थे वो अलग का विषय है, लेकिन उस बच्चे को जो दुकान पे बैठा है अंडर जो मेजॉरिटी एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अब मैं उसको अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दे के चला आता हूं, तो उसको होल्ड करने का अधिकार नहीं है, यानी वो घड़ी लेने का अधिकार नहीं है। उस कंडीशन में मान जाएगा कि जो राइट है किसके, जो बेली के राइट है, यानी वो बेली कह सकता है कि इस बच्चे को होल्ड करने का अधिकार नहीं था, आप देख के चले गए, आपकी घड़ी खो गई, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी जब तक मुझे राइट टू होल्ड यानी धारणाधिकार नहीं रहेगा, तब तक व्यक्ति को कोई भी सामान दे दीजिए, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो राइट ऑफ बेली जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ लेन। अब इसमें दो प्रकार के राइट माने जाते हैं, एक जनरल हो जाता है जनरल लेन, राइट ऑफ जनरल लेन, और एक हो जाता है पर्टिकुलर लेन, राइट ऑफ पर्टिकुलर लेन। यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर देते हैं कि ये यही होल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम कह देते हैं कि एग्जाम डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन जब अपॉइंट होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब या किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा का प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले कमेटियां बनती हैं। कमेटी के अंतर्गत एक व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन। वो डायरेक्टर जो है वो नहीं कंट्रोल नहीं मारेगा, वो व्यक्ति होगा। डायरेक्टर जो है पर्पस यानी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, और उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसको अधिकार है कि किसी व्यक्ति का फॉर्म होल्ड कर सकता है, किसी व्यक्ति का फॉर्म ले सकता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकता है। ये सारे पावर उसमें निहित हो जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर इन लेन कहेंगे, यानी उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी उसको बेली जो है उसको अधिकार दिया गया है। बेलर कौन है? जो प्रवेशार्थी हैं, यानी जो प्रवेश लेने के लिए आएंगे, जो परीक्षार्थी हैं वो आएंगे, उनको ये अधिकार दिया गया है, वो बेलर होंगे। और वो बेली को, यानी जो व्यक्ति पर्टिकुलर पर्पज के लिए ये अधिकार दे दिया यूनिवर्सिटी ने कि आप जो है फॉर्म होल्ड करेंगे, एडमिशन लेंगे, फीस कलेक्ट करेंगे, जो भी फॉर सो एवर जो भी पर्पज हो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर। जनरल क्या होता है? जनरल लेन का मतलब जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति जनरल लेन के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? बैंकर्स में बैंक में गए अपना पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, बैंक लॉकर में गए अपना सामान रख दिए। ठीक है, तो ये जनरल इन लेन है, यानी उसको सामान्यतः ये अधिकार दिया गया है। वो किसी भी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर पर्पज नहीं है उसका, वो किसी भी व्यक्ति का सामान अपने लॉकर में रख सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है, जो इंक्रीमेंट होगा वो वापस कर सकता है, सारे अधिकार उसको दे दिए जाते हैं। इसको जनरल इन लेन कहते हैं। इसमें बैंकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, वेयर फायर फिगर्स हो गए, तो कई लोग होते हैं जिसके अंतर्गत माना जाता है कि ये व्यक्ति, इनको कॉमन राइट्स है जो किसी भी व्यक्ति का सामान होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें एक आप उदाहरण ले लीजिएगा, आपको एक आपके हिसाब से राइट इड होल्ड, क्या वकीलों को अपने क्लाइंट को धारण करने का यानी होल्ड करने का लेन का अधिकार है क्या? नहीं, लेन का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये मेरे पास ही रहेगा, इस पर पूरा अधिकार है मेरा। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये कहीं नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो इसके खिलाफ केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया
आप उसको लिख लें राइट इन ऑफ लेन के अंतर्गत कि वकीलों को अपने क्लाइंट पे कोई लेन का अधिकार नहीं है, धारणा अधिकार का अधिकार नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, किसी से वो अपना काम करा सकते हैं, ये करके कि राइट ऑफ लेन बेली मैं हूं, मैंने आपका कागज लिया है, मैं आपका केस लड़ने के लिए एज ए अटॉर्नी अपॉइंट हुआ हूं, तो मैं ही राइट रखता हूं और किसी के पास आप नहीं जा सकते। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा, AIR 1965 का केस है। ठीक है, तो इस केस में ये डिसाइड लेट डाउन किया गया कि एडवोकेट हैज नो राइट ऑफ लेन इन फॉर द पर्पज ऑफ देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट के उद्देश्य के लिए, और जो है लेन का अधिकार उसको नहीं है एडवोकेट्स को। ठीक, तो दीज आर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच some rights and duties of the bailor and bailey which has been decided by the provision। और इसको कलेक्टिवली कहीं न कहीं एक क्वेश्चन में आता रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और है, अभी एक पॉइंट थोड़ा सा है, 2 मिनट हम चर्चा कर लें। तो आज जो है ये मान के चला जाएगा कि हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज के बाद हम मान के चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया। आगे अगर एजेंसी वगैरह का है तो कभी किसी दिन अगर समय रहेगा तो आफ्टर नोटिफिकेशन जो है हम पूरा पब्लिश करा के बातचीत करके आप लोगों से फिर फेसबुक लाइव पे कर लिया जाएगा। एक जो है सेक्शन राइट टू सू, जो चौथा अधिकार है बेली का, वो वाद दायर करने का अधिकार सेक्शन 180 के अंतर्गत है। 180 के अंतर्गत बेली का ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, वाद संस्थित कर सकता है, सूट ला सकता है सेक्शन 180 के अंतर्गत। और बेलर और बेली दोनों जो है अपने गुड्स को, अपने अगेंस्ट अगर कोई रॉन्ग डूइंग करता है, कोई अगर गलत काम करता है, अगर कोई भी एक दूसरे के राइट को ब्रीच करता है, ड्यूटी को ब्रीच करता है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, सेक्शन 180 के अंतर्गत वो सूट दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं एट प्रॉपर फोरम। यानी 4 प्रकार के राइट ऑफ बेली के अंतर्गत राइट ऑफ कंपनसेशन, बेली को जो राइट दिए गए हैं, राइट ऑफ कंपनसेशन, राइट टू एक्सपेंस एंड रिम्यूनरेशन, और राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन के अंतर्गत पर्टिकुलर लेन और जनरल लेन। उसके बाद राइट ऑफ सू, यानी वाद संस्थित करने का अधिकार जो है। ये 4 प्रकार के राइट बेली को दिए गए हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक आता है सेक्शन 172 के अंतर्गत बेलमेंट ऑफ प्लेज, यानी गिरवी। गिरवी में आप लोग अक्सर समझ ही रहे होंगे, इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक पावनर होता है और एक पावनी होता है। जैसे बेलर और बेली, वैसे पावनर और पावनी। और एक विशेष आप लोगों से आग्रह है कि जब भी, यानी अगर प्लेस का लिखेंगे तो पावनर और पावनी का ही वर्ड यूज करेंगे, बेल लिखेंगे तो बेलर और बेली का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह गारंटी लिखेंगे तो प्रिंसिपल डेप्टर, उसके बाद आप क्रेडिटर, और वो लिखेंगे क्या कहते हैं, श्योरिटी। 3 शब्द, ये शब्दावली हमेशा ध्यान रखिएगा और इसी तरह शब्दावली का यूज करिएगा, अन्यथा आपका जो आंसर रहेगा उसमें आपको कम मार्क्स मिलेगा। तो हमेशा वर्ड एंड टर्मिनोलॉजी में इसमें ध्यान देना है। तो इसी तरह सेक्शन 172 के अंतर्गत प्लेज की बात कही गई है। बेलमेंट ऑफ प्लेज के अंतर्गत गिरवी रूपी, गिरवी का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एज ए सिक्योरिटी किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपना सामान रखता है फॉर सम पर्पस। ठीक है, अब कुछ अधिकार हैं, कुछ अधिकार है कि अगर मैं एज ए पाउंडर अपना सोना क्या करता हूँ, एक गोल्ड स्मिथ के पास रख
देता हूँ और दे देता हूँ कि ये भैया सोनार आप रख लीजिए और हमको इतने रुपए दीजिए। मैं उसका कुछ पैसा ले लेता हूँ और लेके चला जाता हूँ, कितने दिन बाद आएंगे और पुनः हम जो है उतने दिन बाद जाते हैं और अपना सामान मांगते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि ये सामान है और आप हमको दे दीजिए, हमारा सामान दे दीजिए। इन केस अगर वो मेल्ट करके पिघला के उसको अगर उसका यूज करता है या उसमें से कुछ निकाल लेता है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, रॉन्ग डूअर के अंतर्गत आएगा। यानी वो एज इट इज जितना दिया गया था, जो भी सिक्योरिटी के रूप में हमने दिया था उस पैसे के, और मैं वापस कर रहा हूं, जो भी आपके चार्जेस हैं मतलब इंटरेस्ट हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन हमारे सामान से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको किसी अन्य व्यक्ति को, अनऑथराइज्ड व्यक्ति को भी यूज करने के लिए दे रहे हैं, तब भी आप उस प्लेज के अंतर्गत जो आपकी ड्यूटी है पावनी की, वो आप ब्रीच किए हैं। यानी पावनर का सामान लेके आपने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है। तो मतलब एज ए प्लेज इज एक्ट और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ पर्सन deliver their things to the another person for take some purpose and thereafter he has taking some remuneration in the holding of that things। यानी उसको रोकने के लिए, उसको करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए कुछ रिन्यूमरेशन दे देता है। तो उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि वो प्लेज किया है, एज ए सिक्योरिटी उसको गिरवी रखा है। ठीक है, और इसमें कोई विशेष नहीं है, बस प्लेज के बारे में डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, आप लोग देख लीजिएगा। एजेंसी एक रहती है तो एजेंसी कभी भी पढ़ा देंगे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल नहीं है, कंसेप्ट आपका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 175 तक टोटल कंसेप्ट था। ये आर्टिकल बेस्ड है, ये एक्ट बेस्ड है, तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। बस ये है कि इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप फ्रेम करके अच्छे से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के अंतर्गत समाप्त मानते हैं। और आगे देखिए जो भी रहता है, आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क करें, रविनाथ तिवारी। और आप लोग, एक विशेष आग्रह मेरा यह है कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उपाध्यक्ष पद के लिए आ रहा हूं, तो आप लोग अपने स्तर से जितने भी लोगों को होगा कृपया करके सबको आप लोग बता दीजिएगा और ये कहिएगा आप ही लोग हमारी ताकत हो जिसके वजह से मैं वहां पर चुनाव लड़ रहा हूं। तो उसमें जो भी आप लोग अगर मदद कर सकते हैं आप लोग हमारी करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, सभी को नमस्कार।